हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर जो है अल्टरनेटिंग करंट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसका दूसरा पार्ट जो है, दूसरा चैप्टर जो है उसके बाद दैट इज एसी। हालांकि यूनिट तो बोर्ड एग्जाम में ये एक ही है, ईएमआई एंड एसी, लेकिन एज अ चैप्टर ये नया चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। चलो प्यारे बच्चों आते हैं अल्टरनेटिंग करंट की ओर। तो पहला ही क्वेश्चन जो इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको रिलेशंस डिराइव करनी है, एक एवरेज वैल्यू और दूसरा आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। आपको डिफाइन भी करना है और इसकी रिलेशन भी डिराइव करनी है। ठीक है बच्चा लोग। चलो प्यारे बच्चों पहले आते हैं एवरेज वैल्यू पे। किस वैल्यू पे आते हैं? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी पे आएंगे। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी जो है प्यारे बच्चों वो डिफाइन किया जाता है ओनली फॉर हाफ साइकिल। ओनली फॉर हाफ साइकिल। ये सिर्फ हाफ साइकिल के लिए डिफाइन है, क्योंकि फुल साइकिल अगर मानेंगे पहले हाफ का एवरेज पॉजिटिव होगा, दूसरे हाफ का एवरेज नेगेटिव होगा, टोटल साइकिल का एवरेज वैल्यू जो है जीरो होगा। सो एवरेज जो है हम डिफाइन करते हैं हाफ साइकिल के लिए। तो क्या है? फॉर एग्जांपल ये है प्यारे बच्चों अल्टरनेटिंग करंट की साइनोसाइडल इक्वेशन, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये भी एक फॉर्म ऑफ एसी है, साइनोसाइडल एसी है। चलो प्यारे बच्चों हम यहां पे मानेंगे यही वाला एसी जो है ये इस तरह से इंक्लूड होगा। ये है प्यारे बच्चों एसी, ये एसी रहा साइनोसाइडल इक्वेशन। तो थोड़ा अच्छा बनाएंगे। ये रहा प्यारे बच्चों साइनोसाइडल एसी है। अगर आप प्यारे बच्चों देखोगे फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जीरो होगा। पहले हाफ का एवरेज पॉजिटिव, दूसरे हाफ का एवरेज नेगेटिव, टोटल साइकिल का एवरेज वैल्यू जीरो है। तो कैसे डिफाइन किया जाता है एवरेज वैल्यू? अरे एवरेज पहले हम निकालेंगे किसको? कोई वेरिएबल वैल्यू जो है, कोई वैल्यू चेंज हो रहा है उसको हम एवरेज निकालते हैं। जिस तरह से क्रिकेट मैच आप मानो 50 आवर्स में 300 रन हुई, ये वेरिएबल रेट पे हुई। किसी ओवर में ज्यादा रन हुई, किसी ओवर में कम रन हुई, ओवरऑल 300 रन हो गई। सो रन जो हुई है पर ओवर के हिसाब से वेरिएबल, किसी ओवर में ज्यादा रन, किसी ओवर में कम रन, लेकिन हम बोलेंगे एवरेज जो है वो 6 रन पर ओवर है। सो एवरेज जो होता है प्यारे बच्चों ये एक यूनिफॉर्म वैल्यू है, ये वेरिएबल वैल्यू नहीं है, यूनिफॉर्म वैल्यू है। निकाला जाता है किसको? किसी वेरिएबल क्वांटिटी को हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। यहां पे करंट है प्यारे बच्चों, ये करंट है, ये करंट वेरिएबल करंट है, हम निकालेंगे इसका एवरेज वैल्यू। ये लाइन जो मैंने बनाई ये है एवरेज वैल्यू। ये एवरेज वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? यूनिफॉर्म वैल्यू है, ये एक यूनिफॉर्म वैल्यू है। और अगर ये वैल्यू एवरेज वैल्यू चला टाइम टी बाई टू को और वेरिएबल वैल्यू भी चला टाइम टी बाई टू को, ये भेजेंगे सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज। फिर से एक बार, ये एसी है प्यारे बच्चों, एसी वेरिएबल वैल्यू है एसी। एसी चलता है नीचे से, टाइम है टी बाई टू को, ये बेचता है चार्ज क्यू। एसी फिर से एसी चला कितने टाइम को? टाइम टी बाई टू को, इसने भेजा चार्ज क्यू। अब अगर एवरेज वैल्यू जो है इसी टाइम में चलेगा टाइम टी बाई टू को, ये भी भेजेगा सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। फर्क इतना है एसी जो है वो वेरिएबल है, एवरेज जो है वो यूनिफॉर्म है। तो आप कैसे डिफाइन करोगे प्यारे बच्चों एवरेज वैल्यू? आप बोलोगे एवरेज वैल्यू जो है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ये ऐसा यूनिफॉर्म वैल्यू ऑफ एसी है, ये ऐसा यूनिफॉर्म वैल्यू ऑफ एसी है विच विल सेंड, विच विल सेंड, which will send same amount of charge, which will send same amount of charge in time, कितने टाइम को? टाइम इंटरवल t by 2 को। हाँ, as sent by AC, जितना चार्ज भेजा किसने? AC ने। AC है वेरिएबल वैल्यू, एवरेज वैल्यू है यूनिफॉर्म वैल्यू। एवरेज वैल्यू और एवरेज वैल्यू और AC जो है सेम अमाउंट ऑफ चार्ज भेजता, एज सेंट बाय AC इन सेम टाइम, इन सेम टाइम।
T/2। सो इसका मतलब है अगर AC चला टाइम T/2 को इसने भेजा चार्ज क्यों। अब अगर एवरेज वैल्यू चला टाइम T/2 को इसने भी भेजा सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रहा। चलो प्यारे बच्चों, एवरेज वैल्यू चला टाइम T/2 को, इसने कुछ चार्ज भेजा। अगर AC भी चला इतने ही टाइम को, वो भी भेजेगा सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। चलो प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे हम पहले निकालेंगे एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम चार्ज निकालेंगे। चलो प्यारे बच्चों, चार्ज सेंट बाय AC ने कितना चार्ज भेजा, तो चार्ज आया, चलो बेटा I आपको आएगा dq डिवाइडेड बाई dt। अब बोलोगे सर क्यों, क्योंकि I की इक्वेशन है I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ये है प्यारे बच्चों चार्ज करंट की इक्वेशन, AC की इक्वेशन। ये जो AC है कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल है, इसीलिए करंट की फॉर्मूला dq बाई dt आएगी, q बाई t नहीं आएगी क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल dq बाई dt। चलो प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूला से हम निकाल सकेंगे चार्ज। सो dq कितना आपको आएगा प्यारे बच्चों, I dt के बराबर। q आपको आएगा इंटीग्रेशन ऑफ I dt, यही आया। Q आपको आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, जरा I कितना बराबर, I0 साइन ऑफ ओमेगा टी dt के बराबर है ना, ऊपर जो लगाया है, और इंटीग्रेशन करोगे 0 to T/2 को। ठीक है, 0 to T/2 तक, क्योंकि हमें एवरेज वैल्यू निकालना है हाफ साइकिल के लिए। चलो प्यारे बच्चों, Q आया, आपको आएगा I0 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी dt, 0 से लेकर T/2। अरे साइन की इंटीग्रेशन क्या है प्यारे बच्चों, साइन की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस ओमेगा टी, और नीचे आपको आएगा ओमेगा, 0 से लेकर T/2 तक। Q आपको आया माइनस I0 बाई ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, इंटीग्रेशन है 0 से लेकर T/2 तक। यही तो है, बोलोगे सर बिल्कुल। चलो प्यारे बच्चों, Q का वैल्यू माइनस I0 बाई ओमेगा है ना, कॉस ऑफ ओमेगा, लिमिट्स डालो, अपर लिमिट है प्यारे बच्चों T/2 माइनस कॉस ऑफ 0, यही आता है। चलो बच्चा लोग, Q आपको आएगा माइनस I0 बाई ओमेगा, यही आया। कॉस ऑफ ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर, 2π/t इंटू T/2, यही है, माइनस कॉस ऑफ 0, टी के साथ गया, 2 के साथ गया। सो Q आपको आया प्यारे बच्चों माइनस I0 बाई ओमेगा, आपको आएगा ब्रैकेट में कॉस पाई माइनस कॉस 0, यही आता है। Q आपको आता है माइनस I0 बाई ओमेगा, कॉस पाई आएगा -1 कॉस 0 1 आया। Q आपको आएगा ट्वाइस I0 बाई ओमेगा, ये है प्यारे बच्चों Q का वैल्यू, या यही Q आपको आएगा ट्वाइस I0 ओमेगा है 2π/t, 2 गया, आपको Q आया बराबर I0 इंटू टी डिवाइडेड बाई पाई के बराबर। ये आपको चार्ज निकला। ये किसकी वजह से चार्ज निकला, AC की वजह से। अब हम ये चार्ज निकालेंगे एवरेज वैल्यू की वजह से। अब निकालेंगे चार्ज सेंट बाई एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। चलो प्यारे बच्चों, एवरेज वैल्यू हम मानेंगे IAVG में लिखूंगा ताकि आपको समझ आए एवरेज वैल्यू। क्या एवरेज वैल्यू यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज वैल्यू हमेशा यूनिफॉर्म होता है। अरे यूनिफॉर्म की करंट निकालने के लिए Q/T फॉर्मूला है, यूनिफॉर्म है, क्रॉस मल्टीपल करो, चार्ज आपको आएगा I इंटू टी। कितना चार्ज आएगा, I है करंट, कितनी है करंट, I एवरेज, T है टाइम, टाइम है T/2। ये सो हमें दो तरीकों से चार्ज निकला, इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम दोनों चार्ज दोनों की तरह से सेम, चाहे एवरेज वैल्यू हो, चाहे AC का जो है चार्ज जो है
चार्ज सेंट बाई एसी और चार्ज सेंट बाई एवरेज वैल्यू सेम होता है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर सकते हैं। आपको आएगा आई नॉट इंटू क्या है, टी डिवाइडेड बाई पाई, टी डिवाइडेड बाई पाई। आपको आएगा यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, आई एवरेज इंटू टी बाई टू, आई एवरेज इंटू टी डिवाइडेड बाई टू। टी के साथ गया, आई एवरेज आपको आएगा ट्वाइस आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई। ये आपका फाइनल आंसर है। सो एवरेज फॉर्मूला जो है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, आपको आई बराबर 2 बाई पाई टाइम्स आई नॉट। आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। या आप बोलोगे 0.637 टाइम्स आई नॉट, या आप बोल सकते हो 63.7% ऑफ आई नॉट। ये रही प्यारे बच्चों एवरेज वैल्यू ऑफ एसी की डेफिनेशन और उसकी इक्वेशन। अब नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी किसको बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू। चाहे यहां पे आप रेजिस्टेंस ले लो प्यारे बच्चों, इस रेजिस्टेंस में आप करंट चलाओ, एसी चलाओ, ठीक है, एसी करंट चलाई, लेकिन फुल साइकिल टाइम टी में आपने चलाई, इसने प्रोड्यूस की कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट। मैं एच से रिप्रेजेंट करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन न हो, टर्म्स में सिंपल यूज करूंगा। सो एसी आपने चलाया टाइम इंटरवल टी को, इसने प्रोड्यूस की अमाउंट ऑफ हीट एच। अब आपने प्यारे बच्चों आरएमएस वैल्यू चलाया। अरे आरएमएस वैल्यू जो है ये क्या है, यूनिफॉर्म वैल्यू है। एसी क्या है, ये वेरिएबल वैल्यू है। अब आपने आरएमएस वैल्यू चलाया, ये ऐसा यूनिफॉर्म वैल्यू है। अगर आपने ये भी चलाया टाइम इंटरवल टी को, इट विल प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट। सो कैसे आप डिफाइन करोगे, आप बोलोगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी is that uniform value of AC, RMS value uniform value of AC है, which will produce same amount of heat in full cycle। इन फुल, ये हाफ साइकिल नहीं, ये फुल साइकिल है क्योंकि हीट दोनों हाफ्स में निकलेंगी। इन फुल साइकिल एज प्रोड्यूस्ड बाय एसी, जितनी एसी ने हीट प्रोड्यूस की उतनी ही इस वैल्यू ने भी, इन सेम टाइम। सो ये आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए पहले आप हीट निकालोगे एसी की, उसके बाद हीट निकालोगी आरएमएस की, आपको आंसर आएगा। चलो प्यारे बच्चों, इक्वेशन निकालने के लिए हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी, एसी ने कितनी हीट जनरेट की, एसी इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, हीट की फॉर्मूला प्यारे बच्चों, हीट प्रोड्यूस्ड, क्योंकि ये वेरिएबल वैल्यू है, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी आएगा। अगर वेरिएबल वैल्यू नहीं होता तो आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप देखते हो, यही आएगा प्यारे बच्चों। जो इंटीग्रेशन 0 टू टी, यही है। आई के बदले क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इसको ऊपर स्क्वायर होगा इंटू आर इंटू डी टी। हीट प्रोड्यूस्ड किसके बराबर होगा, आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, डी टी फ्रॉम 0 टू टी, यही आपको आएगा। चलो प्यारे बच्चों, अरे आपको इंटीग्रेशन आपको पहले या तो एक्सपेंड करना पड़ेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर जाके इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, लेकिन आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो, बोर्ड एग्जाम में आपको बराबर मार्क्स आएंगे। अगर आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम 0 टू टी, आंसर आपको आएगा t/2, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट यहां पे यूज कर सकते हो। अगर कोई डायरेक्ट रिजल्ट यूज नहीं करेगा तो 1 - cos 2 ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाई 2, फिर 1 को अलग इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन, कॉस को अलग इंटीग्रेशन, फिर आंसर आपको यही आएगा। बेटर है यही सब्स्टिट्यूशन करना, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा ज्यादा फिर जाएगा, फिर 1 की अलग इंटीग्रेशन, कॉस की अलग, तो डिफरेंट हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन बेटर है। सो हीट प्रोड्यूसर आपको आएगा प्यारे बच्चों आई स्क्वायर आर साइन स्क्वायर, ब्रैकेट में साइड में लिखना बिकॉज ये इसके बराबर है, फिर आप लिख सकते हो T/2 के बराबर। ये हीट प्रोड्यूस की किसने? एसी ने। चलो प्यारे बच्चों आप देखोगे, हीट प्रोड्यूस्ड बाय आरएमएस वैल्यू। अरे आरएमएस वैल्यू क्या है? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। हीट प्रोड्यूसर आपको आएगा आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू टी के बराबर। ये रही हीट प्रोड्यूस्ड बाय आर एम एस वैल्यू। अरे हम बोलते हैं ये दोनों सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू टी किसके बराबर है बच्चा लोग? आई नॉट स्क्वायर आर, है ना, इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। आर के साथ गया, टी के साथ गया, आई आर एम एस आपको आएगा आई नॉट बाई अंडर रूट ऑफ 2। ये प्यारे बच्चों आपका फाइनल आंसर है। सो आरएमएस वैल्यू, इसको हम इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। आरएमएस वैल्यू आपको आया आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2। पॉइंट्स में अगर निकालना है तो आपको 0.707 टाइम्स आई नॉट, या परसेंटेज में निकालना है आप लिख सकते हो 70.7% ऑफ आई नॉट। तो ये है प्यारे बच्चों आरएमएस वैल्यू की इक्वेशन। इतना क्लियर हुआ? तो ये पहला क्वेश्चन था जो डिटेल में आपने पढ़ा। एक्सप्लेन व्हाट इज व्हाई द मीन और एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल इज 0। अगर आप फुल साइकिल लोगे तो उसका जो एवरेज वैल्यू है 0 लोगे। आप क्या बोलोगे? फॉर फुल साइकिल एवरेज वैल्यू आपको लेना है एवरेज ऑफ पॉजिटिव हाफ एंड एवरेज ऑफ नेगेटिव हाफ। एवरेज ऑफ नेगेटिव हाफ इंक्लूड होता है, एवरेज वैल्यू इंक्लूड्स average of positive half and average of negative. Average of positive half will be positive, average of negative half will be negative. जितना positive value उतना ही negative value होगा। So overall for full cycle average value will be 0। तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो पॉजिटिव हाफ के लिए एवरेज वैल्यू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हाफ के लिए एवरेज वैल्यू नेगेटिव होगा। सो फुल साइकिल के लिए पॉजिटिव हाफ का एवरेज, नेगेटिव हाफ का एवरेज, टोटल एवरेज 0 के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज मोर डेंजरस एसी और डीसी, एक्सप्लेन व्हाई। फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों आपने 2 एम्पियर, चलो 2 एम्पियर मानेंगे, 2 एम्पियर ऑफ करंट ली, लेकिन 2 एम्पियर ऑफ करंट आपने डीसी भी ली, 2 एम्पियर ऑफ करंट आपने एसी भी ली। दोनों में से कौन डेंजरस है और क्यों? मैं बोलूंगा प्यारे बच्चों एसी, ये जो 2 एम्पियर एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। एसी ज्यादा खतरनाक है डीसी से। आप बोलोगे सर क्यों? अरे ये जो 2 एम्पियर मेजर हुआ ना, ये जो 2 एम्पियर मेजर हुआ, डीसी का तो ये फिक्स्ड वैल्यू है 2 एम्पियर, लेकिन एसी का ये 2 एम्पियर है ना, ये एसी का कौन सा वैल्यू है? एसी तो चेंज होता रहता है, ये एसी का आरएमएस वैल्यू है। सो ये बेसिकली ये जो 2 एम्पियर है डीसी का तो अपना वैल्यू है ये 2 एम्पियर, लेकिन ये 2 एम्पियर ऑफ करंट, मैंने समझाने के लिए 2 एम्पियर ली, इट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी फॉर एसी, आरएमएस वैल्यू फॉर एसी। सो इसका मतलब है आई आर एम एस जो है वो किसके बराबर? आई नॉट बाई रूट 2 के बराबर। सो आप क्रॉस मल्टीपल करो, आई नॉट निकालने के लिए आपने रूट 2 टाइम्स आई आर एम एस किया। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी जो होगा वो रूट 2 टाइम्स आर एम एस है।
ये जो फॉर एग्जांपल यही 2 एंपियर थी, डीसी के लिए 2 एंपियर तो फिक्स है, लेकिन एसी के लिए ये आई नॉट आएगा √2 इंटू 2, या आई नॉट आपको आएगा 2√2। सो आपको लगता था कि ये 2 एंपियर है, लेकिन नहीं, एसी के लिए इससे आगे भी वैल्यू जा सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 2√2 तक जा सकता है। अरे 2√2 डीसी के 2 से तो ज्यादा है ना, तो ये ज्यादा डेंजरस है। अगर आप लिखना चाहोगे आप लिख सकते हो AC is more dangerous than DC, because for AC whatever value we get, it is RMS value of AC। हाँ, RMS वैल्यू से हमें पीक वैल्यू मिल सकता है √2 मल्टीप्लाई करके। सो जब √2 मिलेगा पीक वैल्यू ज्यादा होगा, जब पीक वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा डेंजरस होगा। चलो प्यारे बच्चों, अब हम सर्किट्स की तरह आएंगे, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सर्किट्स आपको पता है प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखो, एक तो है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस होगी और यहां पे इंडक्टर होगा, और सॉरी यहां पे रेजिस्टेंस है और यहां पे एसी सोर्स है। ठीक है, ठीक है। चलो, इसकी जो अपोजिशन होगी, जो ये अपोजिशन दिखाएगा उसको हम बोल देंगे रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस क्या है यहां पे? अपोजिशन ऑफर्ड बाय किसने? रेजिस्टर टू द फ्लो ऑफ एसी, टू द फ्लो ऑफ एसी। ठीक है, अब हम लेंगे प्यारे बच्चों, यहां पे हम लेंगे इंडक्टर। इंडक्टर, यहां पे इंडक्टर L आया। ठीक है, अब यहां से जब AC निकलेगा, ये इंडक्टर भी इस AC को अपोज करेगा। वो जो अपोजिशन दिखाएगा उसको हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा ये है क्या, आप बोलोगे अपोजिशन ऑफर्ड by inductor, opposition offered by inductor to the flow of AC। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये XL से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि ओमेगा L के बराबर है। ठीक है, ये हुआ इंडक्टर। अब आएंगे प्यारे बच्चों कैपेसिटर की ओर। अब यहां पे हमने एक कैपेसिटर लिया, बाहर से हमने इसको एक एसी सोर्स कनेक्ट किया, तो ये बन गया आपका कैपेसिटर। यहां से जब एसी निकलेगा तो ये कैपेसिटर इसको अपोज करेगा, उसकी अपोजिशन को हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर मैं आपको बोलूंगा प्यारे बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस है क्या, आप बोलोगे सर इट इज द अपोजिशन offered by capacitor, opposition offered by capacitor to the flow of AC, और ये XC से रिप्रेजेंट किया जाता है 1/ω_C के बराबर। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमें मिल गई। चलो प्यारे बच्चों, अब इस पे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये रहे बेटा इसके क्वेश्चंस। नंबर 4th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या है प्यारे बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस? 4th क्वेश्चन है, आप बोलोगे इट इज द अपोजिशन, ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ AC थ्रू इट। अभी तो मैंने बोला ना, तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है XL है, ओमेगा L से रिप्रेजेंट किया जाता है। हो गया 4th, सिंपल क्वेश्चन है। चलो बेटा, शो ग्राफिकली वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी। ग्राफ बनाना है इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का। चलो प्यारे बच्चों, जरा इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? XL किसके बराबर है? ओमेगा L। XL किसके बराबर प्यारे बच्चों? ओमेगा किसके बराबर? 2 फ्रीक्वेंसी इंटू L। XL और फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे, XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है बच्चा लोग। चलो बच्चा लोग,
एक्स एल, यहां है फ्रीक्वेंसी म्यू, ठीक है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्राफ, ओरिजिन से इस तरह से आएगा क्योंकि इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो ये रहा फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। सिंपल क्वेश्चन है। चलो प्यारे, एक्सप्लेन द टर्म कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस शो ग्राफिकली वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अभी तो मैंने बोला क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय, इट इज द अपोजिशन offered by capacitor, it is the opposition offered by capacitor to the flow of AC through it, ठीक है। और ग्राफिकली अच्छा किसके बराबर होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी 1/ओमेगा c के बराबर। 1/ओमेगा किसके बराबर प्यारे बच्चों, 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी। तो एक्सी और फ्रीक्वेंसी की रिलेशन क्या है, एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी म्यू, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, तो एक साइड से प्लॉट हम करेंगे एक्सी आया, दूसरे साइड से प्लॉट करेंगे फ्रीक्वेंसी। आपने देखा प्यारे बच्चों इनवर्स है, तो इनवर्स ग्राफ इस तरह से आएगा, एक्सी फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चा लोग। चलो बच्चा नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अभी तो मैंने डिफाइन किया 7th क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अभी तो मैंने डिफाइन किया। इसके साथ कुछ और है इसलिए मैंने एक क्वेश्चन और लाया। व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर यूज्ड इन अ सर्किट हैविंग डीसी। अगर हमने डीसी यूज किया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके बराबर होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की फॉर्मूला 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी। अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया। if DC is used, if DC is used, DC तो रिपीट नहीं होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर, 0 के बराबर। अगर आप यहां पे 0 डालोगे, एक्सी आपको आएगा अनडिफाइंड आएगा, 1/0 आएगा प्यारे बच्चों। तो एक्सी आप इस तरह से मानो जैसे कि बच्चा आजकल याद रखते हैं 1/0 इंफिनिटी के बराबर, यूजुअली ये नॉट डिफाइंड होता है। तो 1/0 आप इंफिनिटी के बराबर, इसका मतलब है कैपेसिटर जो है वो ऑफर करता है हद से ज्यादा रेजिस्टेंस। अरे कैपेसिटिव रिएक्टेंस इस तरह से आपको समझ आएगा क्योंकि आपको इन्फिनिटी वर्ड ज्यादा समझ आता है। आप बच्चों को आप मानो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्फिनिटी के बराबर है, इन्फिनिटी हद से ज्यादा वैल्यू, इसका मतलब है कैपेसिटर। तो मैं लिखूंगा यहां पे देयरफॉर कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट अपोजिशन टू डीसी। डीसी को ये इनफाइनाइट अपोज करता है, इसका मतलब है डीसी जो है कैपेसिटर के थ्रू पास नहीं होगा। देयरफॉर आप लिखोगे डीसी कैनॉट पास, तो ऊपर में लिखूंगा यहां पे क्योंकि यहां पे ज्यादा जमलिंग हो गई। देयरफॉर डीसी कैनॉट पास थ्रू कैपेसिटर। तो यहां पे यही रीजन है कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी वाई। कैपेसिटर क्यों ब्लॉक करता है डीसी को, ऊपर का रीजन ही यहां पे लिखोगे। ये ऊपर का क्वेश्चन हुआ तो कुछ क्वेश्चन यही है लेकिन वर्डिंग डिफरेंट है। एक्सप्लेन व्हाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी एंड अलाउज एसी टू पास थ्रू इट। आप बोलोगे कैपेसिटर जो है वो ऑफर करता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, किसको, डीसी को। सो आप बोलोगे देयरफॉर कैपेसिटर offers infinite opposition to DC, therefore it blocks DC। DC को क्या करता है, ब्लॉक करता है। चलो प्यारे बच्चों, DC कैन इजिली फ्लो थ्रू इंडक्टर बट AC कैनॉट पास। अब DC पास कराएंगे इंडक्टर को, हम देखेंगे इंडक्टर कैसा है। कैपेसिटर ने तो सीधे ब्लॉक किया डीसी को,
इंडक्टर तो ब्लॉक नहीं करेगा, हम देखेंगे इंडक्टर क्या करेगा। इंडक्टर की जो अपोजिशन है, कौन है अपोजिशन, उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। जरा किसके बराबर है, वो है बराबर ओमेगा एल के बराबर। सो एक्स एल आपको आएगा 2 पाई म्यू इंटू एल के बराबर। ये है प्यारे बच्चों। अब अगर हमने डीसी यूज किया फॉर डीसी, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी, 0। ये फ्रीक्वेंसी यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको एक्सएल आएगा 0 के बराबर। इसका मतलब है एक्सएल है क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो तो 0 के बराबर आई। यानी कि देयरफॉर इंडक्टर ऑफर्स नो अरे अपोजिशन है ही नहीं, नो अपोजिशन टू द flow of DC. Therefore, DC can easily pass through inductor. AC को अपोजिशन दिखाता है, ये ओमेगा एल दिखाता है ना, ओमेगा एल दिखाता है AC को, लेकिन DC के लिए अपोजिशन 0 के बराबर है। चलो प्यारे बच्चों, प्रूव दैट, आप प्रूव करो हाई फ्रीक्वेंसी AC है, लेकिन AC की क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी AC कैन पास थ्रू कैपेसिटर, ये पास होती है थ्रू कैपेसिटर, कैपेसिटर के थ्रू आराम से पास होती है, लेकिन इंडक्टर के थ्रू इजीली पास नहीं होती। आपको ये प्रूव करना है, कैसे ये पॉसिबल है। चलो प्यारे बच्चों, इंडक्टर के लिए पहले इंडक्टर की बात करेंगे और यहां पे कैपेसिटर की बात साइड में करेंगे। अरे इंडक्टर के लिए XL है जो कि ओमेगा एल के बराबर है, XL है प्यारे बच्चों, ओमेगा एल है 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल। और कैपेसिटर के लिए XC जो है 1 बाई ओमेगा सी, XC जो है बच्चा लोग 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी के बराबर। ये आपको निकला। अब नजर रखो प्यारे बच्चों, अब नजर रखो, अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो, इफ फ्रीक्वेंसी इज हाई, ठीक है, यहां पे हाई फ्रीक्वेंसी होगी, अरे आपको XL का वैल्यू बहुत हाई निकलेगा। सो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए XL का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, तो अपोजिशन इंडक्टर जो है बहुत ज्यादा अपोजिशन दिखाता है। देयरफॉर आप लिखोगे, देयरफॉर इंडक्टर ऑफर्स more opposition for high frequency AC। ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर के लिए प्यारे बच्चों, अगर C का वैल्यू ज्यादा हुआ, XC का वैल्यू कम होगा। अरे सॉरी, अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज्यादा हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी भी है, कोई इशू नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज्यादा हुआ, XC का वैल्यू कम है, अरे जब अपोजिशन कम दिखाएगा तो AC इजिली पास हो जाएगी। सो आप लिखोगे XC जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, कैपेसिटर ऑफर्स लेस opposition for high frequency AC। हाई फ्रीक्वेंसी AC के लिए अपोजिशन जो है वो लेस है, अपोजिशन जो है लेस है। बेटा यू तो अच्छा क्लियर, इतना क्लियर है, तो AC जो है इजिली पास होगा कैपेसिटर के थ्रू, इंडक्टर के थ्रू नहीं। चलो प्यारे बच्चों, अब सीरीज LCR सर्किट की डिफाइन इंपीडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट। अब प्यारे बच्चों, अब एक सर्किट में कॉम्बिनेशन होगा, इसमें L भी होगा, R भी होगा और C भी होगा, तीनों के तीनों होंगे। और जब इसमें AC फ्लो होगा
जब इसमें एसी फ्लो होगा, जब इसमें एसी फ्लो होगा, जब इसमें एसी फ्लो होगा, तो ये सर्किट के तीनों एलिमेंट जो है कंबाइन होके अपोजिशन दिखाएगी। उसी अपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। सो इंपीडेंस इज द, आप क्या बोलोगे? द नेट अपोजिशन, द नेट अपोजिशन offered by combination of L, C and R is called capacitive reactance. Is called capacitive reactance. Oh, sorry. Is called impedance. जो नेट अपोजिशन इस तीनों के कॉम्बिनेशन ने दिखाई, उसी नेट अपोजिशन का नाम क्या है प्यारे बच्चों? इंपीडेंस ऑफ एन एसी सर्किट। चलो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपीडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट? नंबर 1, इंपीडेंस की डेफिनेशन क्या बोलोगे प्यारे बच्चों आप? इंपीडेंस किसके बराबर है? ये है क्या? नेट अपोजिशन। अभी तो मैंने बोला नेट अपोजिशन ऑफर्ड बाय combination of L, C and R. आप derive an expression for impedance, आपको impedance की expression derive करनी है। Also find expression for resonant frequency, define resonant frequency, और resonant frequency भी इसी के साथ define करनी है। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा, कोई इशू नहीं प्यारे बच्चों। अब आप नजर रखो बच्चों, यहां पे हम रखेंगे कॉम्बिनेशन लगाना है, तो सर ये क्या बनाए? मैंने सर्किट बनाना है प्यारे बच्चों, एलसीआर सर्किट है। ये है प्यारे बच्चों रेजिस्टर आर, ये है प्यारे बच्चों इंडक्टर कॉइल है, ये इंडक्टर एल है, और ये कैपेसिटर सी है। यहां पे मैंने एसी सोर्स लगाया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एसी। यहां से एसी निकलेगी, यहां से एसी, यहां से एसी, एसी 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 एसी। चलो प्यारे बच्चों, अब अलग अलग एलिमेंट्स की बात करेंगे। थोड़ा बहुत आपको पता होगा, अगर रेजिस्टेंस होता है, देखो अगर डीसी सर्किट होता और सिर्फ रेजिस्टेंस होते इन सीरीज, जैसा कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखते हो, उसमें आप सीधे लिखते हो यहां की वोल्टेज जो है, चलो मैं वोल्टेज इक्वेशन लिखूंगा, वो आपको ज्यादा समझ आएगा इस तरह से। चलो V या E बोलो, V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, कोई बोलेगा E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, कोई इशू नहीं। अब आप देखो प्यारे बच्चों, उसमें आप लिखते हो V जो है V1 यहां पे होगा, यहां पे V2 होगा, यहां पे V3 होगा। आप बोलते हो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर से एक बार, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, बात खत्म। लेकिन वो वहां पे चलता है, यहां पे एसी सर्किट है और एलिमेंट्स रेजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है। इसमें लीड और लैग का मसला, इसमें नहीं लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे सर फिर लिखना क्या है? अगर वो नहीं लिखेंगे तो इसमें क्या है? पहला ही एलिमेंट जो है रेजिस्टर, आपको पता है रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज जो है इन फेज होते हैं, एक ही डायरेक्शन। आप मानो वेक्टर के हिसाब से एक ही डायरेक्शन, हालांकि कॉन्सेप्ट ये अलग है, फेजर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप पहले समझो इसी तरह से ताकि आपको याद रहे। ठीक है, या बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बोलोगे इसमें करंट और वोल्टेज जो है इन फेज है, इनके बीच में कोई फेज एंगल नहीं है। तो आप बना सकते हो प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर इसमें वोल्टेज जो है इन फेज है, करंट तो निकली, करंट तो आई 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 आई, तीनों में करंट आई। चलो इस वोल्टेज को हम लिखेंगे वी आर के बराबर। व्हाट इज वी आर प्यारे बच्चों? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। चलो दूसरा एलिमेंट है इंडक्टर। इंडक्टर में वोल्टेज जो है प्यारे बच्चों लीड करता है भाई 90 डिग्री, करंट के आगे लीड करता है भाई, यानी कि ऊपर से होगा, लीड करना है, लीड हुआ ऊपर से, इस तरह से ऊपर से।
करंट तो सीधे है नीचे, इस तरह से करंट है ना, करंट आई, लेकिन वोल्टेज ऊपर से लीड करेगा VL। व्हाट इज VL? वोल्टेज लीडिंग। चलो तीसरा एलिमेंट है प्यारे बच्चों कैपेसिटर। इसमें जो करंट सीधे निकलती है, कैपेसिटर में वोल्टेज जो है वो लैग करता है भाई 90 डिग्री, नीचे से बनाओगे VC। ठीक है प्यारे बच्चों, VC। तो अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, अब जो इंपीडेंस ट्रायंगल बनेगा, यानी कि यही तीनों के वोल्टेजेस बनेंगे, आपको उस तरह से ज्यादा समझ जाता है, वो वाली वर्डिंग आपको ज्यादा समझ जाती है। VR आप बनाओगे इस तरह से स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, VR स्ट्रेट लाइन में। VL आप ऊपर की ओर बनाओगे, ये रहा प्यारे बच्चों VL। और नीचे की आय हाय, और नीचे की ओर आप कैपेसिटर बनाओगे VC। तो आए आपके तीनों एलिमेंट्स आए, तो नीचे से आपको VC आया, ऊपर से VL आया, सीधे से VR आपको आया। ये बेटा निकला इंपीडेंस तीनों का, रेजिस्टेंस का इन फेज, इंडक्टर का लीड, कैपेसिटर का लैग। चलो प्यारे बच्चों, अब मुझे तीनों का जो देखो बेटा, अब मुझे तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। कैसे निकालोगे? VL और VC के बीच में फेज एंगल जो है 180 है। डायरेक्शन के हिसाब से आपको ज्यादा समझ आता है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इनका रिजल्टेंट VL माइनस VC होगा अगर VL का वैल्यू ज्यादा होगा। VC माइनस VL भी हो सकता है अगर VC का वैल्यू ज्यादा, उतने केसेस हमें करने की जरूरत नहीं है। चलो हम यहां पे मानेंगे VL का वैल्यू ज्यादा है, इन दो का रिजल्टेंट VL माइनस VC आएगा। चलो प्यारे बच्चों देखो बन गया क्या, सर बन गया क्या, सीधे आ गया प्यारे बच्चों, सीधे आ गया, यहां से आपको आया VR, आया VR। अब उन दो का रिजल्टेंट जो है, उन दो का रिजल्टेंट, इन दो का VL और VC, इन दो का रिजल्टेंट क्या आएगा प्यारे बच्चों? VL माइनस VC के बराबर आया। सो आप बोलोगे VL एंड VC आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, है ना, 180 डिग्री VL और देयरफॉर देयर रिजल्टेंट इज, your resultant is VL माइनस VC। अब जो टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट है उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? टोटल वोल्टेज, एक तो VR है और VL माइनस VC, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल, इनका रिजल्टेंट यहां से आएगा। अरे रे बाबा, अरे रे बाबा, ठीक है। तो ये अप्लाइड वोल्टेज है प्यारे बच्चों V। आप बोलोगे देयरफॉर applied voltage, applied voltage is the vector sum of, या रिजल्टेंट लिखोगे, वेक्टर सम या रिजल्टेंट ऑफ, जरा क्या एंड क्या, VR एंड VL माइनस VC, VR और VL माइनस VC। देयरफॉर जो अप्लाइड वोल्टेज है प्यारे बच्चों, अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर। ये रही प्यारे बच्चों फाइनल वोल्टेज एक्सप्रेशन। अब मुझे इस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, नजर रखो प्यारे बच्चों। अब नंबर 1 VR, व्हाट इज VR? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वोल्टेज है I इंटू R, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा प्यारे बच्चों VL है, व्हाट इज VL? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वो I। अरे लेकिन R तो नहीं आएगा उसमें, इंडक्टर में R के बदले XL होता है। बिल्कुल सर बिल्कुल, अपनी अपोजिशन उसकी XL है। चलो प्यारे बच्चों VC, VC क्या है? कैपेसिटर की वोल्टेज, वो आएगी I इंटू कैपेसिटर की अपोजिशन जो कि XC से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आया 3। और चौथा आएगा टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज आएगा टोटल करंट इनटू टोटल अपोजिशन। रेजिस्टेंस को अपनी अपोजिशन R, इंडक्टर को अपनी अपोजिशन XL, कैपेसिटर को अपनी अपोजिशन XC और टोटल सर्किट को टोटल अपोजिशन। इसी टोटल अपोजिशन को हम बोलते हैं इंपीडेंस।
ठीक है प्यारे बच्चों, ये यहां पे इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जरा v का वैल्यू क्या आएगा प्यारे बच्चों, i इंटू जेड के बराबर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, वी आर क्या है प्यारे बच्चों, वी आर आई इंटू आर ऊपर स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, वी एल है आई इंटू एक्स एल, ठीक है, माइनस आई इंटू एक्स सी, लेकिन उसको ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यही तो है प्यारे बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें आई स्क्वायर आई स्क्वायर आई स्क्वायर तीनों में कॉमन आएगा, रूट से बाहर होके आई बन जाएगा, आई इंटू जेड आपको आएगा, आई बाहर आएगा अंडर रूट ऑफ, मैंने 2 स्टेप्स स्किप किए, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर, आई के साथ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब z का वैल्यू फाइनली आपको z का वैल्यू मिल गया अंडर रूट ऑफ जरा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर, ठीक है बच्चा लोग। तो ये रहा आपका टोटल इंपीडेंस ऑफ सर्किट, यही तो आपको निकालना था। हाँ, इससे आगे भी आप जा सकते हो, z का वैल्यू लिखना चाहोगे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, एक्स एल है ओमेगा एल, एक्स सी है 1/ओमेगा सी ऊपर स्क्वायर, ये भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ये रहा प्यारे बच्चों इंपीडेंस की एक्सप्रेशन, तो ये रहा इंपीडेंस की एक्सप्रेशन। चलो बेटा, उसके बाद आपको डिफाइन करनी है, क्वेश्चन में था आल्सो फाइंड डिफाइन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है और एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब आप बेटा देखो, अब आप बेटा जी देखो, अब आप बेटा जी देखो, देखो बेटा z की फॉर्मूला, आय हाय ये क्या बन गया, चलो प्यारे बच्चों z की फॉर्मूला, z की फॉर्मूला में आपको आता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी स्क्वायर। उसके बाद पावर एक्सप्रेशन में आपको आएगा वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, और जेड का वैल्यू ये आएगा, ये आप आगे देखोगे, और कॉस फाई वॉस फाई आता है, मुझे उसके साथ गर्ज नहीं है, आपको आएगा इस तरह से, पावर जो है वो आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड आएगा, और तीसरा जो है प्यारे बच्चों करंट जो है वो भी आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड आएगा। या आगे आप देखो करंट, करंट में तो कोई इशू नहीं है, V इक्वल टू आई इंटू जेड, ठीक है, तो नीचे जाएगा आई आर एम एस आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड आएगा। अब आप देखो प्यारे बच्चों क्या होता है, जब जब z जो है बेटा, z का वैल्यू जो है डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करता ही है, क्योंकि z की फॉर्मूला में ओमेगा है, सो z का वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे जरूर और जरूर डिपेंड करता है। सो बाय फ्रीक्वेंसी चेंज करने से, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से z का वैल्यू चेंज होगा, z के चेंज करने से मैक्सिमम पावर भी चेंज होगा और करंट भी चेंज होगी ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z है। सो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है जिस फ्रीक्वेंसी पे z का वैल्यू जो है मिनिमम बनता है, क्या बनता है, z का वैल्यू मिनिमम बनता है। जब z का वैल्यू मिनिमम बन गया, करंट मैक्सिमम और पावर भी मैक्सिमम बनता है। जिस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा हुआ, z का वैल्यू मिनिमम बन गया, जिसकी वजह से करंट भी मैक्सिमम पावर भी मैक्सिमम, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्री। उस टाइम होता क्या है, अरे z कब कम हो जाएगा, नजर रखो एक्सप्रेशन की ओर, z कब कम बनेगा, z में दो टर्म्स है, एक टर्म है r और दूसरी टर्म है ये वाली टर्म। आर का वैल्यू कभी जीरो हो नहीं सकता, आर तो आर है, लेकिन दूसरी टर्म जीरो बन सकती है क्योंकि इसमें इंटरनली माइनस है। दूसरी टर्म तब जीरो बन जाएगी जब ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी बराबर आएगा, ये इसके साथ जाएगा, जेड में सिर्फ आर बच गया जो कि मिनिमम है। हाय 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 हाय, सो हम लिखेंगे फॉर
for a particular frequency, for a particular frequency of AC, ठीक है, ओमेगा एल becomes equal to 1 by ओमेगा सी। इस टाइम जब ये दोनों आपस में बराबर बनेंगे, ओमेगा एल बन गया इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, उस टाइम दूसरी टर्म जीरो है, z जो है वो बनता है बिकम्स मिनिमम, और z का वैल्यू तब सिर्फ r के बराबर होगा। इक्वेशन पे नजर रखो प्यारे बच्चों, दूसरी टर्म जीरो बन गई, स्क्वायर और रूट गया, z का वैल्यू r है, z r बन गया और ये इसका मिनिमम वैल्यू है। अगर z का वैल्यू मिनिमम बन गया तो करंट और पावर जो है प्यारे बच्चों वो मैक्सिमम बनेगा। अरे ओमेगा एल और इसी फ्रीक्वेंसी का नाम, जिस फ्रीक्वेंसी पे, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, अच्छा ओमेगा एल है क्या, एक्स एल, 1 बाई ओमेगा सी क्या है, एक्स सी, यानी कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक्स एल और एक्स सी बराबर बन गया, तब जाके ओमेगा एल 1 बाई ओमेगा सी के बराबर आया। उसी फ्रीक्वेंसी, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी एट विच ओमेगा एल, या ब्रैकेट में आप लिखोगे एक्स एल becomes equal to 1 बाई ओमेगा सी, जिसको आप ब्रैकेट में एक्स सी भी लिखोगे, या इंडक्टिव रिएक्टेंस becomes equal to कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज, इसी को हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। That frequency is called resonance frequency। आया समझ पे आ रहे बच्चों? तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ओमेगा एल और 1 बाई ओमेगा सी बराबर बन गया, ओमेगा मल्टीप्लाई करो प्यारे बच्चों, ओमेगा स्क्वायर 1 बाई एल सी के बराबर आएगा, ओमेगा आपको आएगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ एल सी, ठीक है। तो अगर ओमेगा लिखोगे 2 पाई इंटू न्यू 1 बाई रूट एल सी, ये नीचे जाएगा, सो फ्रीक्वेंसी आपको आया 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी, ठीक है प्यारे बच्चों। इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, की एक्सप्रेशन यही है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, स्टेट द कंडीशन under which phenomena of resonance occurs in series LCR circuit। अभी तो मैंने पीछे डिफाइन किया पूरा, तो यहां पे फिर से एक बार स्टेट करना है। सो 13th क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे आप, क्या कंडीशन है, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, या आप लिखोगे द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस ऑकर्स, द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस occurs in series LCR circuit when XL becomes equal to XC, या ओमेगा L becomes equal to 1 by omega C, या when inductive reactance becomes equal to capacitive reactance। Plot a graph showing variation of current with frequency of AC। आपको ग्राफ बनाना है जिसमें आपको करंट और फ्रीक्वेंसी, मैंने अभी आपको बोला करंट जो है प्यारे बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z है, सो करंट आपको आएगा प्यारे बच्चों 1 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है, ऊपर स्क्वायर। तो इसमें दो जगह फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, यहां पे भी ओमेगा है। जब आप प्यारे बच्चों ग्राफ, यही ग्राफ पावर का भी आएगा, ऐसा ही ग्राफ पावर का भी आएगा। जब फ्रीक्वेंसी लो होगी, लो फ्रीक्वेंसी जब होगी प्यारे बच्चों नजर रखो, जब फ्रीक्वेंसी लो होगी आप नजर रखो, ये वाली टर्म कम होगी,
फ्रीक्वेंसी लो है, ओमेगा वाली टर्म कम है, ओमेगा एल वाली टर्म भी कम है, ये टर्म हम यहां पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ओमेगा वाली टर्म कम है, 1/ओमेगा c ज्यादा होगी। अरे ओमेगा कम है ना, ओमेगा सी कम है ना, लेकिन 1/ओमेगा c 1/ कम वैल्यू ज्यादा होगा, तो ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये टर्म बच जाएगा। आया समझ? फिर स्क्वायर करके आपको करंट का वैल्यू जो है वो कम मिलेगा, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू जो है वो कम है, जिसकी वजह से 1/ओमेगा c का वैल्यू बढ़ेगा, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ जाएगा। सो लो फ्रीक्वेंसी के टाइम करंट जो है प्यारे बच्चों लो होगी। जब फ्रीक्वेंसी प्यारे बच्चों हाई होगा, अब फिर से आप, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगा ये वाली टर्म ज्यादा होगी, ये वाली टर्म ज्यादा होगी। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा 1/ओमेगा c कम, तो इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओमेगा एल वाली टर्म तो ज्यादा होगी, लेकिन ये वाली टर्म कम होगी, लेकिन डिनोमिनेटर ओवरऑल ज्यादा होगा, जिसकी वजह से करंट फिर से कम होगा, लो होगा। तो ग्राफ, अरे लो फ्रीक्वेंसी के टाइम भी करंट कम, हाई फ्रीक्वेंसी के टाइम, अगर पावर का ग्राफ प्लॉट करना होगा, आप बोलो फॉर लो फ्रीक्वेंसी पावर इज लेस, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी पावर इज अगेन लेस, तो ये मैक्सिमा टाइप ग्राफ बन जाएगा प्यारे बच्चों, मैक्सिमा टाइप ग्राफ इस तरह से। चलो प्यारे बच्चों, ठीक है, तो करंट यहां से प्लॉट करेंगे और यहां से फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे। जब फ्रीक्वेंसी लो पावर भी लो, फ्रीक्वेंसी हाई पावर उस टाइम भी लो, सो यहां पे पॉइंट, यहां पे पॉइंट, इस तरह से ग्राफ आएगा। तो ग्राफ जो है इस तरह से आएगा प्यारे बच्चों, ग्राफ। ठीक है, ये रहा प्यारे बच्चों आपका ग्राफ। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी के टाइम करंट कम, हाई फ्रीक्वेंसी के टाइम करंट फिर से कम, लेकिन एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट और पावर मैक्सिमम बनता है, उस फ्रीक्वेंसी का नाम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उसके टाइम करंट जो है वो मैक्सिमम होगा। तो ये ग्राफ आया प्यारे बच्चों। एंड एट एट रेजोनेंस आप लिखोगे रेजोनेंस, करंट becomes maximum। तो ये मैक्सिमा टाइप का लो टू हाई, लो टू हाई, फिर वापस हाई टू लो, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। पावर का भी ऐसा ही ग्राफ बनता है। तो बाकी हो गया ये 13th क्वेश्चन। एक्सप्लेन द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप देखो प्यारे बच्चों, ये मैक्सिमम पावर का ग्राफ अगर आप बनाओगे, पावर का ग्राफ बनाएंगे, फॉर एग्जांपल एक के लिए इस तरह से रेजोनेंस बन गया, ठीक। दूसरा आपने लिया, उसके लिए रेजोनेंस ये इस तरह से बन गया। तीसरे के लिए रेजोनेंस इस तरह से बन गया। अब आप देखोगे, ये मैंने 3 डिफरेंट चीजों का बनाया। अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा शार्पनेस किसकी है? ये कम शार्प है, ये ज्यादा शार्प है, उससे ज्यादा। तीसरा ग्राफ जो है, इसकी शार्पनेस जो है प्यारे बच्चों, इसकी जो शार्पनेस है, इसकी शार्पनेस जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, क्योंकि इसकी पीक जो है बड़ी शार्प आ रही है प्यारे बच्चों। तो यही शार्पनेस एक्सप्लेन करना है। अरे अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, ये शार्पनेस क्या होता है, आप देखो, ये वेव जो बन गई, सॉर्ट ऑफ वेव बन गई, या एनर्जी बन गई, या पावर आप बन गया, ये कितनी जल्दी डिके हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिप्लीट कितना जल्दी हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो ये आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट हुआ, ये जल्दी डिप्लीट हुआ, ये इससे जल्दी भी डिप्लीट हुआ। इसी को हम बोलते हैं क्या? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? शार्पनेस of resonance measures how quickly the wave या how quickly the decay takes place with respect to time। यही शार्पनेस मेजर करने के लिए हमारे पास एक टर्म है, दैट टर्म इज कॉल्ड एज क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर एक टर्म है जिसकी वजह से हम मेजर कर सकते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब देखो प्यारे बच्चों,
ये मैक्सिमम पावर, ये पावर की जो है, ये है, मैंने रेजोनेंस बनाया पावर का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे पावर मैक्सिमम होगा, ये रेजोनेंस के टाइम होगा। हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर पी मैक्स डिवाइडेड बाई 2, ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे होगा। हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर दो फ्रीक्वेंसीज पे होता है। देखो मैक्सिमम पावर जो है एक ही फ्रीक्वेंसी पे हुआ ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, लेकिन हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर जो है दो फ्रीक्वेंसीज पे हुआ। सो पी मैक्स डिवाइडेड बाई 2, ये ओमेगा 1 लेस देन ओमेगा आर और ओमेगा 2 ग्रेटर देन ओमेगा आर पे पॉसिबल है, दो फ्रीक्वेंसीज पे पॉसिबल है। इन दो फ्रीक्वेंसीज की जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं बैंड विड्थ। क्या बोलते हैं? बैंड विड्थ, ओमेगा 2 और ओमेगा माइन। सो ओमेगा बैंड विड्थ जो है ये होता है प्यारे बच्चों ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये होता है आर बाई एल के बराबर। डेल्टा ओमेगा बैंड विड्थ जो है प्यारे बच्चों आर बाई एल। ठीक है, अब जो क्वालिटी फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर जो है ये हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्वालिटी फैक्टर क्या है प्यारे बच्चों? ये रेशियो है। किस किस का रेशियो है? ये रेशियो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और लेकिन ओमेगा वाली फ्रीक्वेंसी, म्यू वाली नहीं, डिवाइडेड बाय बैंड विड्थ। इन दोनों का रेशियो जो है वही क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सो क्वालिटी फैक्टर कैसे आप निकालोगे? क्वालिटी फैक्टर क्यू, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, बैंड विड्थ डेल्टा ओमेगा। अच्छा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो आपने निकाली थी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 बाई अंडर रूट ऑफ एल सी के बराबर, 1 बाई अंडर रूट ऑफ एल सी, और डेल्टा ओमेगा अंडर रूट ऑफ आर डिवाइडेड बाई एल। सो क्यू आपको आएगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ एल सी इंटू अंडर रूट ऑफ आर बाई एल के बराबर। और रूट नहीं है यहाँ पे फिर से एक बारी करेक्ट, यहाँ पे डेल्टा ओमेगा जो है आर बाई एल है, सिंपली आर बाई एल, तो ये ऊपर एल बाई आर बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सो क्यू आपको आएगा 1 बाई आर आया, फिर रूट आप कॉमन निकालोगे, ऊपर लिखोगे एल स्क्वायर ताकि एल बाहर वापस आए, डिवाइडेड बाई एल सी, एल एल जाएगा, क्वालिटी फैक्टर आपको आएगा 1 बाई आर अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई सी। ये है प्यारे बच्चों क्वालिटी फैक्टर और ये मेजर करता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो अब नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हर साल आता है, एवरेज पावर ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो इसको आप इसके बाद इसी के साथ हमें पावर फैक्टर जो है वो डिफाइन करना है। तो एवरेज पावर क्या होता है प्यारे बच्चों? क्या है एवरेज पावर? पावर एवरेज जनरल फॉर्मूला अगर आप देखेंगे, एनर्जी इन वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल की एनर्जी जितनी डिसिपेट हुई डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम, एवरेज पावर की रिलेशन है। तो ये है प्यारे, आप बोलोगे एनर्जी इन वन कंप्लीट साइकिल इन सीरीज एलसीआर सर्किट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ साइकिल, वो टी है, ये है एवरेज पावर। ठीक है, अब हमें एवरेज एनर्जी निकालनी है, एवरेज एनर्जी ऑफ वन साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम। देखो प्यारे बच्चों, पावर जो है देखो प्यारे बच्चों, आई करंट, V वोल्टेज, V है V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, पूरा समझना। I है करंट इन एलसीआर सर्किट है, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, यही है, क्योंकि करंट लीड भी कर सकता है, लैग भी कर सकता है, कोई करंट को फाई दिखाएगा, कोई वोल्टेज को फाई दिखाएगा, कोई इशू नहीं, आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे वहां से भी तो पावर निकलता है, पावर होता है करंट इनटू वोल्टेज, लेकिन वो इंस्टेंटेनियस पावर है, एवरेज नहीं। चलो प्यारे बच्चों, जरा इंस्टेंटेनियस पावर निकालो, इंस्टेंटेनियस पावर, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे आपको आएगा आई नॉट वी नॉट, आया मल्टीप्लाई करके साइन ऑफ ओमेगा टी और साइन ऑफ फिर ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, यही है
पावर इंस्टंटेनियस किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों, आई नॉट वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। जरा ये हुआ ना साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी, साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। यही है, मैंने कुछ नहीं एक्सपेंड किया। तो इंस्टंटेनियस पावर जो है प्यारे बच्चों आपको आएगा आई नॉट वी नॉट। हमें कौन सा पावर निकालना है, एवरेज। हम पहले निकालेंगे इंस्टंटेनियस पावर, फिर मैं दिखाऊंगा आपको एवरेज कैसे निकालते हैं। आपको आएगा प्यारे बच्चों ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई प्लस माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ फाई आया। अरे यहां पे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी एक साथ है। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों साइन टू थीटा ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर, ये टू नीचे जाएगा, आपको आया साइन थीटा कॉस थीटा, आपको आएगा साइन टू थीटा होल डिवाइडेड बाई टू। तो जैसे ही आप साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ देखोगे, आप साइन टू थीटा बाई टू करना, ये वाली एक्सप्रेशन यहां पे यूज करेंगे। सो पी इंस्टंटेनियस आई नॉट वी नॉट आया, ब्रैकेट में आपको आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई आया प्लस माइनस। आप देखो प्यारे बच्चों साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी एक साथ है, आप देखोगे साइन टू ओमेगा साइन टू थीटा बाई टू, साथ में क्या होगा प्यारे बच्चों साइन ऑफ फाई है, साइन ऑफ फाई है। अब ये पूरा एक्सपेंड हो चुका है। तो ये हमें पावर मिला, कौन सा पावर मिला प्यारे बच्चों, इंस्टंटेनियस पावर। अब इंस्टंटेनियस पावर से हमें एवरेज एनर्जी ऑफ वन कंप्लीट साइकिल मिलेगी। अब बोलोगे सर कैसे, पावर आपको पता है प्यारे बच्चों एनर्जी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है, बेसिक डेफिनेशन है। जरा डीई किसके बराबर आएगी, ये इंस्टंटेनियस पावर है, डीई बाई डी टी। एनर्जी आपको आएगी इंस्टंटेनियस पावर इनटू डी टी। अरे पावर है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, इंस्टंटेनियस पावर। अरे एनर्जी आपको आएगा इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टंटेनियस पावर विद रिस्पेक्ट टू dt फ्रॉम 0 टू t। ये रहा आपका एनर्जी, ये है प्यारे बच्चों आपका एनर्जी। सो एनर्जी किसके बराबर फाइनली आई, बड़ी लंबी डेराइवेशन है। एनर्जी आपको आएगी इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टंटेनियस पावर इनटू dt फ्रॉम 0 टू t। बिल्कुल सर, इंटीग्रेशन ऑफ, अरे इंस्टंटेनियस पावर निकाला ना अभी, ये तो निकाला ऊपर बड़े ब्रैकेट में है, क्या आया, अब बोलोगे सर आई नॉट वी नॉट, ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई प्लस माइनस साइन टू ओमेगा टी बाई टू साइन ऑफ फाई, है ना, और साथ में डी टी होगा फ्रॉम 0 टू टी। तो एनर्जी आपको आया प्यारे बच्चों आई नॉट वी नॉट, फिर ब्रैकेट में आपको आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई विद रिस्पेक्ट टू डी टी होगा फ्रॉम 0 टू टी, ठीक है, प्लस माइनस आएगा साइन फाई डिवाइडेड बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू ओमेगा टी डी टी, ठीक है, फ्रॉम 0 टू टी। ये प्यारे बच्चों, तो फिर से अभी और सॉल्व होगा। आपको एनर्जी है आई नॉट वी नॉट, फिर ब्रैकेट आएगा, देखो फाई है, फाई कांस्टेंट है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो टी जो है वो वेरिएबल मानेंगे, कॉस फाई आएगा बच्चा लोग। तो इंटीग्रेशन आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये एक बार आया था, हाँ? अभी डिराइवेशन में एक बार ये आया आरएमएस वैल्यू की डिराइवेशन में, प्लस माइनस साइन फाई बाई टू, इंटीग्रेशन आपको आएगा साइन ऑफ टू ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू टी।
एनर्जी आपको आएगा आई नॉट वी नॉट, ठीक है, इनटू कॉस ऑफ फाई, ये कॉस ऑफ फाई। साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी है, t/2, ठीक है, और साइन 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन जो है वो 0 आएगी, ठीक है। सो एनर्जी आपको आएगा आई नॉट वी नॉट, तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी आपको t/2 आएगा, और साइन ऑफ 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन 0 टू टी आपको 0 आएगा, ठीक है बच्चा लोग। तो इसको मैंने टी को नीचे से उतारा, अरे यही है ना, अरे यही है ना टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही तो है यहां पे एनर्जी इन वन कंप्लीट साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो एवरेज पावर है। सो आप लिख सकते हो यहां पे प्यारे बच्चों एनर्जी बाय टाइम, यही तो पी एवरेज है, आपको आया बराबर आई नॉट वी नॉट बाई 2 कॉस ऑफ फाई के बराबर। ये रहा प्यारे बच्चों आपका एवरेज पावर। या दूसरा आप लिख सकते हो पी एवरेज जो है ये आई नॉट बाई √2 वी नॉट बाई √2 इंटू कॉस ऑफ फाई के बराबर। पी एवरेज जो है आई नॉट बाई √2 आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई के बराबर है, ये भी लिख सकते हो। कॉस फाई का नाम क्या है प्यारे बच्चों, पावर फैक्टर। Show that an ideal capacitor does not dissipate power in an AC circuit. AC circuit में कैपेसिटर पावर डिसिपेट नहीं करता है। अभी पावर की फॉर्मूला क्या आई, आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई। कैपेसिटर के लिए आइडियल कैपेसिटर अगर हम यूज करेंगे, आइडियल कैपेसिटर, सो उसकी फेज डिफरेंस कितनी है प्यारे बच्चों, 90। यहां पे सबस्टिट्यूट करो, पावर आएगा 0 के बराबर, क्योंकि cos 90 0 के बराबर। एन आइडियल इंडक्टर कंज्यूम्स नो पावर, इंडक्टर का भी पावर नहीं है। पावर की फॉर्मूला आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस ऑफ फाई, इंडक्टर के लिए फाई 90, इंडक्टर के लिए भी फेज डिफरेंस 90 है, कॉस 90 0, सो पावर जो है 0 के बराबर। व्हाट इज वाटलेस करंट, वाटलेस करंट किसको बोलते हैं, यही आपने पढ़ा प्योरली इंडक्टिव में, प्योरली इंडक्टिव में और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में फाई का वैल्यू 90 है, इनमें पावर 0 है। इसका मतलब है करंट चलती है, करंट चलती है लेकिन पावर 0 है, यही पावर 0 होना कहलाता है वाटलेस करंट। व्हाट इज पावर कंज्यूम्ड बाय प्योरली इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव में पावर का वैल्यू 0 है। अब आएगा प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर, ठीक है बच्चा लोग, ट्रांसफार्मर आपको पता है प्यारे बच्चों, इस पे ज्यादा ट्रांसफार्मर में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफार्मर वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। दो कॉइल्स है इसमें, एक का नाम है प्राइमरी कॉइल, दूसरी कॉइल का नाम है सेकेंडरी। एक का नाम है प्राइमरी कॉइल, दूसरी का नाम है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल हमने कनेक्ट किए हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी NP, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी NS है प्यारे बच्चों। व्हाट इज EMF लिंक्ड विद प्राइमरी, आप बोलोगे सर -NP dφ/dt, यही है। अच्छा, ये EMF लिंक्ड विद सेकेंडरी -NS dφ/dt। अरे जितना फ्लक्स प्राइमरी से लिंक उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक, हम मानेंगे ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, इसमें कोई लॉस नहीं होता है। आइडियल ट्रांसफार्म के लिए अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे आपको EP/ES आपको आएगा NP/NS के बराबर। इसमें म्यूचुअल इंडक्शन है, प्रिंसिपल क्या है इसमें, म्यूचुअल इंडक्शन है। जो फ्लक्स प्राइमरी से लिंक वो फ्लक्स चेंज करता है, सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज करता है, वो फ्लक्स चेंज करता है सेकेंडरी का। सो आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों EP/ES किसके बराबर है प्यारे बच्चों, NP/NS के बराबर। ये है प्यारे बच्चों आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए।
और अगर आप देखोगे आइडियल ट्रांसफॉर्म के लिए देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, नो लॉस ऑफ पावर। अरे जितना इनपुट पावर होगा उतना ही आउटपुट पावर। इनपुट पावर क्या है? करंट इनटू वोल्टेज। आउटपुट क्या है? करंट इनटू वोल्टेज। सो आपको आएगा ईपी बाई ई एस। आपको किसके बराबर आएगा? आई एस बाई आई पी। तो यहां पे सब इनपुट पावर आउटपुट पावर बराबर। सो आपको आएगा ई पी बाई ई एस। किसके बराबर आएगा? आपको आएगा एन पी डिवाइडेड बाई एन एस। वो किसके बराबर आएगा? आई एस डिवाइडेड बाई आई पी। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपको। अगर सेटअप अप ट्रांसफार्मर होगा तो आपको पता है सेटअप आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों इस तरह से, ई एस बाई ई पी। आपको आएगा एन एस बाई एन पी। आपको आएगा आई पी बाई आई एस के बराबर। ठीक है। सेटअप अप के लिए प्यारे बच्चों ईएमएफ इन सेकेंडरी ज्यादा होना चाहिए ईएमएफ इन प्राइमरी। किसके लिए? सेटअप अप के लिए। इसका मतलब है एन एस बाई एन पी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। एन एस इज ग्रेटर देन एन पी। ठीक है प्यारे बच्चों। चलो प्यारे बच्चों अब सेटअप डाउन के लिए, जरा सेटअप डाउन के लिए क्या होना चाहिए? ये जो है ईएमएफ इन सेकेंडरी वो कम होना चाहिए ईएमएफ इन प्राइमरी। यानी कि ई एस बाई ई पी जो है प्यारे बच्चों वो लेस देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब है एन पी ग्रेटर देन एन एस होना चाहिए सेटअप डाउन के लिए। तो ट्रांसफार्मर की कॉइल को क्यों लैमिनेट किया जाता है? ताकि एडी करंट जो है मिनिमाइज हो और ट्रांसफार्मर में कम डैमेज हो। वो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारा एसी चैप्टर जो है प्यारे बच्चों ये कंक्लूड हो गया।